टीजीटी पीजीटी क्लास के लिए द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि जयशंकर प्रसाद के कुछ काव्य ग्रंथ को देखे गए हैं और अंतिम काव्य ग्रंथ देखा जा रहा है कामायनी। तो कामायनी काव्य ग्रंथ के लिए आइए कुछ बात करते हैं। कामायनी इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने 1935 ईस्वी में किया था और कामायनी एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कामायनी का कथानक एग्जाम में पूछा जाता है। इसका कथानक कहाँ से लिया गया है? इसका कथानक लिया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। और कोई पूछे कामायनी का दर्शन क्या है? इसका दर्शन है प्रतिविज्ञावाद, ये इसका दर्शन है। पूछा जा सकता है कामायनी में अंगी रस, अंगी रस का मतलब प्रधान रस। तो कामायनी का प्रधान रस है शांत रस। पूछा जा सकता है कामायनी का अंगी रस क्या है? तो कामायनी का अंगी रस प्रधान रस क्या है? शांत रस है। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रमुख छंद क्या है? इसमें प्रमुख छंद ताटंक छंद है। पूछा जा सकता है इसमें प्रमुख छंद कौन सा है? वो ताटंक छंद ही है। ताटंक छंद एक मात्रिक छंद है। पूछा जा सकता है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो सर्गों की संख्या इसमें होती है 15। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके आधार पर बांटा गया है? तो लिखा जाएगा कामायनी के सर्गों का वर्गीकरण। कामायनी के सर्गों का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों। मानव मनोविकार के आधार पर किया गया है। आ सकता है कामायनी के सर्गों का जो वर्गीकरण किया गया है ये किसके आधार पर? ये मानव मनोविकार के आधार पर किया गया है। तो ये रहा 15 सर इनके। अब 15 सर्गों का एग्जाम में क्रम पूछा जाता है। इसके क्रम क्या क्या होंगे? तो आइए इनके क्रमों की बात करते हैं। सबसे पहले पूछा जाए कामायनी कब रचा गया? 1935 ईस्वी में। कैसा महाकाव्य है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कथानक कहाँ से आया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से आया। दर्शन क्या है? प्रतिविज्ञावाद है। अंगी रस क्या है? प्रधान रस क्या है? शांत रस। और प्रमुख छंद क्या है? ताटंक है। सर्ग इसमें कितने हैं? सर्ग इसमें 15 हैं। कामायनी के सर्गों का वर्गीकरण मनोविकार के आधार पर किया गया है। तो आइए इनके सर्गों को हम लोग क्रमवत जानते हैं। एग्जाम में क्रम पूछता है कि 5वां सर्ग का क्या नाम है, दूसरे सर्ग का क्या नाम है। इस तरह से सारे सर्गों को आप लोग कंठस्थ रखें। और आपके जूनियर बैच के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इनके सर्गों से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जानकारी होनी चाहिए। तो हेडिंग डाल देंगे कामायनी के क्रमवत सर्ग।
सभी सर्गों को लिख लेते हैं, इसके बाद व्याख्या थोड़ी हो जाएगी। किस नंबर पर कौन सा सर्ग होगा। पहले सर्ग का नाम है चिंता, दूसरे सर्ग का नाम है आशा, तीसरे सर्ग का नाम है श्रद्धा, चौथे सर्ग का नाम है काम, पांचवें सर्ग का नाम है वासना, छठे सर्ग का नाम है लज्जा, सातवें सर्ग का नाम है कर्म, आठवें सर्ग का नाम है ईर्ष्या, आठवें सर्ग का क्या नाम है ईर्ष्या, नवें सर्ग का नाम है ईड़ा, नवें सर्ग का क्या नाम है ईड़ा। दसवें सर्ग का नाम देखते हैं हम आप, स्वप्न नाम है, और 11वें सर्ग का नाम है संघर्ष, 12वें सर्ग का नाम है निर्वेद, 13वें सर्ग का नाम है दर्शन, 14वें सर्ग का नाम है रहस्य, और अंतिम 15वें सर्ग का नाम है आनंद। यही 15 सर्ग कामायनी में है। इनके क्रम पूछे जाते हैं। देखिए क्रम कैसे याद किया जाए। वास्तव में जब सृष्टि का प्रलय हुआ, सृष्टि नष्ट हुई, विनष्ट हुई, तब हुआ क्या, किसी लकड़ी त्याग के सहारे या नौका के सहारे, बेंगड़ा के सहारे मनु क्या किए, तैरते हुए हिमालय की एक चोटी पर पहुंचते हैं और देखते हैं चारों तरफ जल ही जल है। तो जल ही जल को देख करके उनके मन में क्या उत्पन्न हुई, चिंता। अब ध्यान दीजिएगा, जब उस पहाड़ी पर बैठ करके विचार ही कर रहे, चिंता ही कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी कम होने लगता है, और जो बाढ़ का, प्लावन का पानी होता जब कम होता है तो उनके मन में एक जीने की क्या जगती है, आशा कि ये पानी कम हो रहा है, अब मैं जी सकता हूँ। उसी समय आशा की लहर लेकर के एक पात्र है जो कामायनी का प्रमुख पात्र है, श्रद्धा। श्रद्धा मिलती है मनु से, तो कहने का तात्पर्य चिंता किए, चिंता जब पानी घटा तो आशा किए, आशा किए तो उसके बाद क्या मिल गई, श्रद्धा। श्रद्धा जब मिल गई तो मनु से कहने लगी कि अब सृष्टि की रचना की जाए। तो सृष्टि की जब रचना की जाने की बात होने लगी तो दोनों के मन में काम और वासना उत्पन्न हुआ। तो श्रद्धा के बाद काम और वासना आया। काम वासना के अर्थ में एक लज्जा भाव आता है। लज्जा तो कर रही है श्रद्धा, लेकिन देखिए कर्म बनता है कि सृष्टि की रचना की जाए, और एक बार ईर्ष्या भी जगती है दैव के प्रति, प्रकृति के प्रति। और ध्यान दीजिएगा वहीं मिलती है ईड़ा। तो ईर्ष्या के बाद किसका नाम आता है, ईड़ा। तो देखिएगा ईर्ष्या और ईड़ा बड़ी छोटी दोनों साथ साथ में, यानी बड़ी का नंबर 8वें पर, 9वें पर छोटी का। स्वप्न देखिए उसके बाद आता है। जब ईड़ा मिली, ईड़ा का तात्पर्य प्रतीक के रूप में बुद्धि से लिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, स्वप्न बाद में देखते हैं, स्वप्न में संघर्ष करने की भावना जगती है, बाद में शांत मन से, निर्वेद से दर्शन होती है, और दर्शन के बाद में रहस्य और आनंद की प्राप्त होती है। इस तरह से कुल इनके 15 सर्ग हैं। अब देखिए यही 15 सर्गों से क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रथम सर्ग है, कौन अंतिम सर्ग है, कौन सबसे छोटा सर्ग है, कौन सबसे बड़ा सर्ग है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जा सकता है कामायनी का प्रथम सर्ग
कौन सा है? तो आपका आंसर होगा प्रथम सर्ग क्या है? चिंता है। दूसरा पॉइंट, कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? अंतिम सर्ग में देखिए आनंद है। सीधा सीधा चिंता आनंद कर दीजिए, एक के मिला करके। चिंता पहला, आनंद अंतिम हुआ। ये तो प्रथम और अंतिम सर्ग हो गए। यहां से क्वेश्चन अगर बना, अगला पॉइंट, कामायनी का सबसे छोटा सर्ग। तो कामायनी का अगर पूछा जाएगा सबसे छोटा सर्ग कौन सा है, तो सबसे छोटा सर्ग पहला सर्ग है चिंता। फिर क्वेश्चन बन सकता है, कामायनी का सबसे बड़ा सर्ग। सबसे बड़ा सर्ग अंतिम सर्ग है आनंद। यानी जो पहला और अंतिम है वही सबसे छोटा और बड़ा की कैटेगरी में भी आ जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टीजीटी, पीजीटी या जूनियर एडेड की कक्षाओं के लिए पूछा जा सकता है। ये इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा। कामायनी का वह सर्ग कौन सा है जो कामायनी का हृदय है? तो यहां आपका आंसर होना चाहिए लज्जा। तो लज्जा सर्ग एक ऐसा सर्ग है जो कामायनी का क्या है मित्रों? हृदय है। देखिए 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। कामायनी का हृदय पूछा जाए तो लज्जा। लज्जा किस क्रम में आता है? लज्जा छठे क्रम में आता है। पूछा जा सकता है कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता, अंतिम सर्ग आनंद। बड़ा सर्ग पूछा जाएगा तो आनंद, छोटा सर्ग चिंता। ये कामायनी के प्रमुख सर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट की ओर। आशा करता हूं कि 15 सर्ग इनके याद हो गए होंगे। अब कामायनी के या कामायनी का प्रतीक क्या है? तो कुछ प्रतीक होते हैं, तो आइए उन प्रतीकों को भी ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन आता है प्रतीक से भी पूछा जा सकता है। इधर लिखेंगे पात्र, इधर लिखेंगे प्रतीक। कौन किस प्रतीक में जाना जाता है? मन, ये है मन के प्रतीक। श्रद्धा, ये हृदय का प्रतीक है। ईड़ा, ये बुद्धि की प्रतीक मानी गई। जो ईड़ा श्रद्धा मनु से उत्पन्न संतान कुमार है, वो मानव का प्रतीक है। कुमार श्रद्धा मनु से उत्पन्न संतान है, जो किसका प्रतीक है? मानव का प्रतीक है। अगला, इसमें एक प्रतीक माना गया है वृषभ। वृषभ माने बैल होता है। वृषभ जो प्रतीक है चिन्ह के रूप में जाना गया, वो धर्म का प्रतीक। यह धर्म का प्रतीक माना गया। एक और प्रतीक बचता है, उसका भी नाम ले लिया जाए। आकुल जो किरात है, ये आसुरी शक्ति का प्रतीक है। आसुरी शक्ति का प्रतीक है, ऐसा माना गया। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर के 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता कामायनी का जो मनु है वो किसका प्रतीक है, श्रद्धा किसका प्रतीक है, ईड़ा किसका प्रतीक है,
कुमार किसका प्रतीक है? मानव का। वृषभ किसका? धर्म का प्रतीक। आकुल किरात किसका? आसुरी शक्ति का। मनु मन का, श्रद्धा हृदय, ईड़ा बुद्धि, कुमार मानव। और वृषभ धर्म का प्रतीक, आकुल किरात आसुरी का प्रतीक है। ये प्रतीक आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि कामायनी को किस विद्वान ने किस रूप में व्यक्त किया है या कहा है। तो अगला हेडिंग पढ़ जाना चाहिए, कामायनी के विषय में विद्वानों का मत। कामायनी के विषय में विद्वानों का मत। तो कामायनी के विषय में आइए विद्वानों का कुछ मत देखते हैं। पहला मत, सुमित्रानंदन पंत का है। इन्होंने कामायनी को क्या कहा है? इन्होंने कहा है हिंदी काव्य का ताजमहल है, अर्थात कामायनी हिंदी काव्य का ताजमहल है। तो हिंदी काव्य का ताजमहल मानने वाले कामायनी को कौन है? वो है सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जो छायावाद के सुकुमार भी हैं, छायावाद के विष्णु भी माने जाते हैं, ऐसा कहा गया है। अगला पॉइंट है श्याम नारायण पांडे। इन्होंने क्या कहा कामायनी को? इन्होंने कहा विश्व का 8वां महाकाव्य है। इन्होंने क्या कहा? कामायनी विश्व का क्या है? 8वां महाकाव्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी पूछा जा सकता है। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण है, शांत प्रिय द्विवेदी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कामायनी छायावाद का उपनिषद है। इन्होंने क्या कहा? कामायनी छायावाद का क्या है? उपनिषद है। कभी भी पूछा जा सकता आप सबसे कि छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को। किसने कहा? शांत प्रिय द्विवेदी जी ने कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी क्वेश्चन यहाँ से किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले तथ्य को किसने कहा? मुक्ति बोध ने क्या कहा? कामायनी फैंटेसी काव्य है। फैंटेसी का मतलब होता है जो कल्पना को लेकर के वास्तविकता को प्रदर्शित कर दे, अंतःचित्त को प्रदर्शित कर दे, वही फैंटेसी है। तो कामायनी फैंटेसी काव्य है, मुक्ति बोध ने कहा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। दिनकर ने क्या कहा? रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने कहा कामायनी दोष रहित, दोष सहित रचना है। तो कामायनी दोष रहित, दोष सहित रचना है, ये किसने कहा? रामधारी सिंह
दिनकर ने कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है किसी भी स्तर से लेकर के, तो जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला पॉइंट है इंद्रनाथ मदान ने क्या कहा। इन्होंने कहा कामायनी एक असफल कृति है। इन्होंने कहा कामायनी एक ऐसी कृति है, असफल कृति है, अर्थात सफलता की ओर इंगित नहीं करती है। महत्वपूर्ण शब्दों में से यहाँ से भी है, यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा। कामायनी मार्क्सवाद का फूहड़ काव्य रचना है। फूहड़ काव्य रचना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन किया जाता है ताजमहल किसने कहा, कामायनी सुमित्रानंदन पंत ने कहा। और विश्व का 8वां महाकाव्य किसने कहा, श्याम नारायण पांडे ने कहा। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी छायावाद का उपनिषद कहा है। इसमें से ये पॉइंट पहला और चौथा व तीसरा ये पॉइंट आपके लिए अद्वितीय है। क्वेश्चन यहाँ से किए जा सकते हैं कि कामायनी को किसने क्या क्या कहा था, तो जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मैंने कहा महत्वपूर्ण क्या है, कामायनी हिंदी काव्य का ताजमहल है, ये पंत ने कहा। और ध्यान दीजिएगा, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी छायावाद का उपनिषद कहा है। मुक्तिबोध ने कामायनी फैंटेसी काव्य कहा है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और को भी देख लीजिएगा अपने स्तर से, जानकारी आपको होनी चाहिए। अब चलते हैं, कामायनी से संबंधित जो भी बातें थी आपको लिखवा दिए गए हैं, एक नोट लिखाएंगे अंतिम में। नोट क्या है, आइए थोड़ी चर्चा इससे कर देते हैं। कामायनी महाकाव्य पर, कामायनी महाकाव्य पर 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था, कामायनी पर। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, क्वेश्चन यहाँ से भी किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और नोट के माध्यम से किया जा सकता है, कामायनी एक भाव प्रधान, बहुत महत्वपूर्ण है, भाव प्रधान रचना है, जबकि घटना प्रधान नहीं है। इतने पॉइंट आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, जानकारी आपको होनी चाहिए कामायनी के विषय में। कामायनी मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से पुरस्कृत है, 1936 में पुरस्कार दिया गया। और कामायनी एक भाव प्रधान रचना है, जबकि ये घटना प्रधान रचना नहीं है। तो कामायनी से क्वेश्चन जो जो बनते हैं उसको लिखा दिए गए हैं, जहाँ से अत्यंत महत्वपूर्ण भावनाएं व्यक्त होती है और एग्जाम में पूछे जाने योग्य होते हैं।
कामायनी से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी रचना कब हुई, तो 1935 ईस्वी में पूछा जा सकता है। कामायनी कितने सर्ग हैं? सर्गों की संख्या 15 है। पहला सर्ग क्या है? पहला सर्ग चिंता है। अंतिम सर्ग क्या है? आनंद है। सबसे बड़ा सर्ग क्या है? आनंद है। सबसे छोटा सर्ग चिंता है। कौन सा सर्ग कामायनी का हृदय है? तो वो लज्जा सर्ग है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कामायनी का प्रिय छंद क्या है? वो ताटंक छंद है। प्रिय रस क्या है? शांत रस है। इसके प्रमुख पात्र क्या हैं और उनके प्रतीक क्या हैं? ये सारी चीज़ें हम आपको लिखा चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया जा सकता है यहाँ से। अब आइए चलते हैं प्रसाद के नाटक की तरफ, जहाँ से क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक ग्रंथ। तो आइए, नाटक ग्रंथ में कुल इनके नाटक वास्तव में लिखे गए हैं 13। एक 14वां नाटक लिखा गया है जो वास्तव में अपूर्ण माना गया है। तो अपूर्ण नाटकों में इनके जो नाटक रखा गया उसका नाम रखा गया है अग्निमित्र, लेकिन वो अपूर्ण है। तो वास्तव में कुल नाटक अगर पूर्णतया पूछे जाएं तो हैं इनके 13। उस 13 नाटकों में एक ऐसा नाटक है जो वास्तव में एक एकांकी के रूप में जाना गया है। अब एकांकी के रूप में जाना जाने वाला जो नाटक है वो भी आपका एक घूंट रखा गया है। और उन्हीं नाटकों में इनका एक नाटक और है जो गीत नाट्य है। तो गीत नाट्य से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं नाटकों में इनके। तो पहला नाटक इनका सज्जन है, बहुत महत्वपूर्ण। 1910 ईस्वी में इसकी रचना की गई। अब देखिए, सज्जन लिखने से पहले जानकारी हो जानी चाहिए। सज्जन में एक संधि है जो व्यंजन संधि है। सज्जन का हम लोग विच्छेद करेंगे तो सत प्लस जन होगा। क्या होगा? सत प्लस जन बराबर सज्जन होगा, जो व्यंजन संधि से लिया गया है। अब इसमें सज्जन में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, जानकारी आपको होनी चाहिए। पहली बात, क्वेश्चन बनेगा यह प्रसाद का कौथा नाटक है। तो लिखा जाएगा यह प्रसाद का प्रथम नाटक है जो पौराणिक नाटक है। अगले पॉइंट में क्या बन सकता है? इसमें जो सज्जन की बात की गई है, सज्जनता की बात की गई, वो है क्या? वो युधिष्ठिर के सज्जनता की बात की गई कि दुर्योधन इनको कितना भी प्रताड़ित क्यों ही ना किया, लेकिन इनके सज्जनता का यहाँ चिन्ह मिलता है। तो लिखा जाएगा इस नाटक में महाभारत की कथा वर्णित है। जिसमें युधिष्ठिर के सज्जनता का वर्णन है। जिसमें युधिष्ठिर के सज्जनता का क्या है? वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला नाटक है इनका दूसरा, कल्याणी परिणय। कल्याणी वास्तव में मगध क्षेत्र की एक राजकुमारी रहती है। इसकी रचना प्रसाद जी ने 1912 ईस्वी में किया था। और मगध की जो राजकुमारी रहती कल्याणी, वास्तव में चंद्रगुप्त से विवाह करना चाहती है। उसी समय सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भी आ जाती है। तो कार्नेलिया और कल्याणी व सेल्यूकस से संबंधित जो भी घटनाएं वर्णित है वो किस नाटक में है? कल्याणी परिणय में है। तो लिख सकते हैं इस नाटक में कार्नेलिया
चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा का वर्णन है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। यह एक कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला नाटक देखते हैं। सज्जन हुआ, सज्जन 1910 में लिखा गया। दूसरा नाटक कल्याणी परडे हुआ। तीसरा नाटक हम आप देखते हैं, उसका नाम करुणालय है। क्या नाम है? करुणालय। आइए करुणालय की बात करते हैं। तो नाटकों में पहला नाटक इनका सज्जन हो गया, दूसरे क्रम में कल्याणी परडे रहा, तीसरे क्रम में आइए करुणालय की तरफ चलते हैं। करुणालय से भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है। यह हिंदी का प्रथम गीत नाट्य नाटक है, कभी भी किया जा सकता है। तीसरा नाटक है करुणालय। करुणालय का जब विच्छेद करेंगे, करुणा प्लस आलय बराबर करुणालय होता है। दीर्घ संधि से जुड़ा हुआ है। 1913 ईस्वी में लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य नाटक ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी किया जा सकता आप सबके एग्जाम के लिए। इसमें घटनाएं क्या वर्णित हुई है? इसमें राजा हरिश्चंद्र व विश्वामित्र से संबंधित पौराणिक आख्यान वर्णित है। पौराणिक आख्यान वर्णित है। तो विश्वामित्र और हरिश्चंद्र से संबंधित जो पौराणिक आख्यान वर्णित है, किसमें वर्णित है? करुणालय में। करुणालय का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य नाटक कौन है? तो हिंदी का प्रथम गीत नाट्य नाटक कौन है? प्रसाद का करुणालय है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नाटक देखेंगे, चौथा नाटक। चौथा नाटक है प्रायश्चित। प्रायश्चित में भी संधि है, प्रायः प्लस चित बराबर प्रायश्चित। प्रायः प्लस चित बराबर प्रायश्चित विसर्ग संधि से बना है। ये 1913 ईस्वी में शुरू किया गया, 1914 में लिखा गया। यानी अगर एथेंटिक पूछा जाए कब लिखा गया तो कब होगा? 1914 ईस्वी में लिखा जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। क्वेश्चन किया जा सकता है ऐतिहासिक नाटकों से भी। इसमें क्या वर्णित है? प्रायश्चित का मतलब होता पश्चाताप। वास्तव में जब मोहम्मद गोरी से षड्यंत्र रच करके पृथ्वीराज चौहान को जयचंद मरवा देता है, तो बाद में पश्चाताप करता है। तो जयचंद के मूर्खतापूर्ण व्यवहार का इसमें वर्णन किया गया है। तो लिखा जा सकता है, इस नाटक में जयचंद के मूर्खता का व पश्चाताप का वर्णन हुआ है। साधारण अर्थ में इनको हम आप समझेंगे, जानेंगे। अगला नाटक है राजश्री। पांचवा नाटक देखेंगे, राजश्री नाटक।
इसकी रचना 1915 ईस्वी में की गई। राजश्री से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन है। तो यहाँ लिखा जा सकता है यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद से दो ही क्वेश्चन बना। अगर क्वेश्चन कर दिया जाए हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन है प्रसाद का, तो करुणालय होगा। ऐतिहासिक नाटक कौन सा होगा प्रथम, तो कौन होगा, वो हो जाएगा आपका राजश्री हो जाएगा। कब लिखा गया, 1915 ईस्वी में। ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। इसमें वर्णित क्या है, इस नाटक में हर्षवर्धन की बहन राजश्री के विरह गाथा का वर्णन है। यहां से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कभी भी किसी भी पॉइंट को लेकर के। आइए अगले नाटक को देखते हैं। अगला नाटक है विशाख। अगला नाटक होगा विशाख, 1921 में लिखा गया है। देखिए प्रसाद के नाटकों में सभी महत्वपूर्ण नाटक रखे गए हैं। कुछ नाटक में अत्यंत विशेषताएं रखी गई हैं जो हिंदी के प्रथम के अर्थ में आता है। तो आइए चर्चा थोड़ी कर देते हैं। अगला पांचवा, उसका नाम है विशाख। 1921 ईस्वी में लिखा गया। यहाँ जयशंकर प्रसाद का प्रथम प्रौढ़ नाटक है। यह क्वेश्चन बनेगा, पूछा जा सकता है जयशंकर प्रसाद का प्रथम प्रौढ़ नाटक कौन सा है। तो ये पॉइंट यहाँ से किया जा सकता है जिसमें कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से भी किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का वह कौन सा नाटक है जो प्रसाद का प्रथम प्रौढ़ नाटक है, तो उसका नाम क्या होगा, विशाख होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। आइए अगली बात करते हैं अजातशत्रु की तरफ। अगला नाटक होगा अजातशत्रु। छठा नाटक के अर्थ में है। सातवां नाटक है अजातशत्रु। ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अजातशत्रु से, अजातशत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। आपने सुना भी होगा अजातशत्रु, एक बार यूपी टेट में क्वेश्चन आया था, इसमें कौन सा समास है। तो अजातशत्रु जिसका कोई समास शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, किसी एक की प्रधानता की जा रही, यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। कभी भी क्वेश्चन यहाँ से किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस नाटक में कौशल, कौशाम्बी व मगध के राजाओं की वीरता व प्रशंसा का
वर्णन हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है कि कहाँ कहाँ के राजाओं का वर्णन हुआ अजातशत्रु में, तो कोसल क्षेत्र जो अपनी अयोध्या है, और कौशाम्बी है, और मगध। कौशाम्बी प्रयागराज का कुछ क्षेत्र ले लिया जाता है, मगध बिहार से संबंधित हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला नाटक देखते हैं, जनमेजय का नाग यज्ञ। अगला नाटक इनका है जनमेजय का नाग यज्ञ। आइए इसकी भी चर्चा कर देते हैं। 1926 ईस्वी में लिखा गया। इसमें राजा परीक्षित के प्रतापी पुत्र जनमेजय, तो राजा परीक्षित के प्रतापी पुत्र कौन? जनमेजय के द्वारा अपने पिता का बदला लेने के लिए, अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों को विध्वंस करने के लिए किए गए यज्ञ का वर्णन हुआ है। किए गए यज्ञ का वर्णन हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। राजा परीक्षित के प्रतापी पुत्र जनमेजय के द्वारा अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करने के लिए किए गए यज्ञों का वर्णन हुआ है। वो जनमेजय का क्या है? नाग यज्ञ नाटक है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला पॉइंट चलते हैं अगले तथ्य की ओर। अगला है कामना नाटक। अगला नाटक है कामना। इसकी रचना 1927 ईस्वी में की गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। यह प्रसाद का काल्पनिक नाटक है, यानी कल्पना के आधार पर इसका वर्णन किया गया है, कभी पूछा जा सकता है। जिसमें भावना की प्रधानता है, यानी भाव पक्ष का इसमें सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है कल्पना कर करके। और ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो अगला नाटक आ रहा है वो स्कंद गुप्त है। यह आपका 9वां नाटक होगा क्रम में, 10वां है। स्कंद गुप्त, ये 1928 ईस्वी में लिखा गया। स्कंद गुप्त से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक का मतलब होता है जो इतिहास से लिया गया हो। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से भी वर्णन उठते हैं। इस नाटक में किसकी कथा का वर्णन है? इस नाटक में गुप्त साम्राज्य के विलासी राजा
कुमारगुप्त के साम्राज्य का वर्णन हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, पूछा जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, जो आपके नेट के एग्ज़ाम में रखे गए हैं सिलेबस में, उन नाटकों को जो हम नाटक विधा पढ़ाएंगे तो इनकी व्याख्या करा देंगे। अभी तो आप काव्य रचना से संबंधित पढ़ रहे हैं, उसमें अब सिलेबस में नाटक आ गए हैं तो थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जा रही है। बाकी जो आपके सिलेबस में है उनकी व्याख्या मैं विशद कराऊंगा। अगला नाटक आइए देखते हैं, एक घूंट नाम है। प्रसाद का अगला जो नाटक है जिसका नाम है एक घूंट, वो प्रसाद का एकांकी नाटक है। एकांकी का मतलब होता है जो एक अंक में वर्णित किया गया हो, वही एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक के रूप में है, उसका नाम क्या है? एक घूंट। ए से एकांकी, ए से एक घूंट। कहने का तात्पर्य जो एकांकी नाटक है उस नाटकों की श्रेणी में एक घूंट इनका एक नाटक है। अब इसकी रचना कब हुई? 1930 ईस्वी में। पूछा जा सकता है प्रसाद का एकमात्र एकांकी नाटक कौन सा है, तो यही होगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है, लिखा जाए या प्रसाद का एकमात्र एकांकी नाटक है। तो यह प्रसाद का एकमात्र क्या है? एकांकी नाटक है, जिसमें आनंदवाद को सैद्धांतिक रूप में वर्णन किया गया है। तो जिसमें आनंदवाद को सैद्धांतिक रूप में वर्णन किया गया है, ये प्रसाद का पहला एकमात्र एकांकी नाटक है, जिसका नाम क्या है? एक घूंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त नाटक। इन सबके क्रम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं पॉइंट के रूप में। अगला नाटक चंद्रगुप्त। उन्नीस 1931 ईस्वी में इसकी रचना की गई। यह भी एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पूछा जा सकता है किस साम्राज्य का वर्णन हुआ है, तो साम्राज्य के अर्थ में आएंगे इसमें मौर्य साम्राज्य। और ध्यान रहे, कभी भी क्वेश्चन जब इनसे और विशद पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त आपके नेट के सिलेबस में भी है। इसकी व्याख्या मैं जब नाटक पढ़ाऊंगा विधा तो उसमें भी व्याख्या करा दूंगा। और अंतिम नाटक है इनका ध्रुव स्वामिनी। जिसकी रचना 1933 ईस्वी में। ये भी आपके सिलेबस में है, इसकी भी मैं व्याख्या कराऊंगा, लेकिन जब नाटक विधा पढ़ाऊंगा तब। ये तो अभी नॉर्मल तौर पर देख लिए जा रहे हैं, लेकिन जो नेट के सिलेबस में है और टीजीटी पीजीटी के अलग से सिलेबस में नाटक विधा में है, तो नाटक विधा में व्याख्या पूछता है कौन पात्र क्या है, कौन पात्र किस रूप में जाना गया है। ये सारी चीज़ें मैं पात्रों लिखाऊंगा जब नाटक विधा पढ़ाऊंगा तब। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या वर्णित है। यह भी एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें
अनमेल विवाह, तलाक तथा पुनर्विवाह का वर्णन हुआ है। ये पॉइंट हो गए आपके यहां से। इनका एकमात्र अपूर्ण नाटक है। अपूर्ण नाटक हो सकता कभी किसी में पूछ ले तो नोट में उसको लिखना होगा, प्रसाद का एकमात्र अपूर्ण नाटक अग्निमित्र है। इतने पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनका एकमात्र जो अपूर्ण नाटक है उसका नाम क्या है? अग्निमित्र है। जानकारी ये बहुत होनी चाहिए। तो इस तरह से प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हो गए, प्रसाद जी की प्रमुख कहानी, प्रसाद जी के प्रमुख उपन्यास। इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मेहनत से पढ़ें। धन्यवाद।